हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में जो टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं वो एक्सरसाइज 3.7 है। ऑफ कोर्स इसके साथ में आपको ऑप्शनल भी दिख गया होगा और साथ में स्टार भी दिख गया होगा, जिसका एक्सप्लेनेशन इस पेज में लास्ट में लिखा है कि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सरसाइज नहीं है। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता देता हूं, जब एनसीईआरटी में थोड़ा चेंज करने की कोशिश की गई थी तो सीबीएसई ने क्या किया, ये एक्सरसाइज डाल दी और ये कहा गया कि आगे आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के मद्देनजर तो ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम सीबीएसई में नहीं देंगे। लेकिन उसके कुछ साल बाद एक नया फॉर्मेट आया जिसे कहते हैं कि बेसिक मैथ्स और स्टैंडर्ड मैथ्स। उसके बाद आया, बुक नहीं बदली गई। जो स्टूडेंट्स स्टैंडर्ड चूज करते थे उनके में ये क्वेश्चंस आ सकते हैं और जो बेसिक ऑप्ट करते हैं उनके में नहीं आएंगे। और अभी आगे आने वाले समय में कुछ भी हो सकता है। हो सकता है आपके एग्जाम में ये एक्सरसाइज आए, हो सकता है नहीं। तो जिस भी स्टूडेंट्स के एग्जाम में ये एक्सरसाइज आएगी वो बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होगी, क्योंकि ये क्वेश्चंस निकालना इतना आसान नहीं है। मैं अभी समझाने वाला हूं, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे जरूर देखिएगा। क्योंकि न सिर्फ आपके सीबीएसई के पेपर में बल्कि इसके बाद आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जब आप बैठते हैं तो वहां पर ऐसा ऑप्शन नहीं आता है। वहां पर कंपलसरी इस टॉपिक से ये क्वेश्चन बने हैं, तो इस टॉपिक से क्वेश्चंस आएंगे और ये चैलेंजिंग क्वेश्चंस है और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है। तो स्टूडेंट्स मैं वन बाय वन आपको ये क्वेश्चंस कराऊंगा, आप बस कॉपी पेन लेके बैठिए और जैसे मैं बता रहा हूं आपको वो कॉपी पे लिखना है, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन में कहता है द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स, दो दोस्तों की उम्र दे रखी है, एनी एंड बिजू, डिफर बाय 3 इयर्स। अब यहां पर प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि कौन बड़ा है, एनी बड़ा है या फिर बीजू बड़ा है, क्योंकि इसने ये नहीं बताया कौन बड़ा है, बस ये बताया इन दोनों का डिफरेंस। डिफर मतलब डिफरेंस, उम्र में जो डिफरेंस है वो 3 साल का है। एनी भी बड़ी हो सकती है, बीजू भी बड़ा हो सकता है। एनीज फादर धर्म इज ट्वाइस एज ओल्ड एज एनी, ऑब्वियस सी बात है, एनी से दुगना बड़ा है उसके पिताजी, धर्म नाम है। और बीजू इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर कैथी, कैथी छोटी है, छोटी बहन है, उससे 2 गुना बड़ा बीजू है, ठीक है। द एजेस ऑफ कैथी एंड धर्म डिफर 30 ईयर्स, यानी कि कैथी और धर्म की एज के में जो डिफरेंस है वो कितना है, 30 साल का। फाइंड द एजेस ऑफ एनी एंड बीजू। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बना कि नहीं बना। चलो मैं इसको ना विजुअलाइज करके दिखाता हूं, क्योंकि अब ये कंफ्यूज कर रहा है आपको। देखो मैं विजुअलाइज करके दिखा रहा हूं, आप ध्यान से एक एक लाइन समझते चले जाना और जो मैं विजुअलाइज इंपैक्ट आपको दिखाऊंगा वो आपके दिमाग में होना चाहिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले नाम आया है एनी का, तो एनी की एक फिगर बना लेते हैं। शी इज एनी, ओके, ये एनी है, इसके ऐसे बाल बना लेते हैं तो पता लग जाएगा, यस शी इज। उसके बाद है बीजू। अब बीजू की बात कर लेते हैं तो बीजू भी बना देते हैं, ये है आपके सामने बीजू, ओके। अब दोनों की एज का डिफरेंस कितना है, तो दोनों की एज का डिफरेंस जो है वो 3 इयर्स का है। कौन बड़ा है मेरे को नहीं पता, बस दोनों के डिफरेंस बोला है तो मैंने लिख दिया बीच में 3 साल। अब जो ये एनी है, नाम भी रख देते हैं इसका, इसका नाम है एनी और इसका नाम है बीजू, ओके। जो एनी है उसके एक फादर है, एनी के एक फादर है और उनका नाम है धर्म। देखो यहां पर लिखा हुआ है धर्म, तो मैं नाम लिख देता हूं इसका धर्म। और ये है एनी के फादर, एनी के फादर है, ओके। अभी जो एनी के फादर हैं ये 2 गुने 2 टाइम्स बड़े हैं एनी से। कितने टाइम्स, 2 टाइम्स, यानी कि एनी के जो फादर हैं वो एनी से 2 गुना बड़े हैं, 2 गुना बड़े, ठीक है। एनी की एज जो भी हुई हो उसका 2 गुना एज उसके फादर की एज होगी, ठीक है, बात समझ में आती है। अब उसके बाद ये जो बीजू है इसकी एक सिस्टर भी है, ये है उसकी सिस्टर। अब बीजू की जो सिस्टर है वो यहां बना देते हैं, ये इसकी सिस्टर है, ओके। ये जो बीजू की सिस्टर है इन दोनों के बीच का डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है, बीजू इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर कैथी, और इसका नाम रख देते हैं, इसका नाम कैथी, कैथी। और कैथी से 2 गुना बढ़ा कौन है, बीजू है। बीजू अपनी बहन से 2 गुना बढ़ा है, तो 2 टाइम्स ये बड़ा है, कौन, बीजू, ओके, बात समझ में आती है। अब यहां पर कहता है कैथी और धर्म के बीच का जो यहां पर एज डिफरेंस है वो 30 साल है। तो देखो धर्म कौन है भाई, ये रहा, कैथी कौन है भाई, ये रही। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है भाई, इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 30 ईयर। अब बात को आगे बढ़ाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। मैंने आपको एक विजुअलाइज इंपैक्ट बता दिया, कौन क्या है, लाइन वाइज लाइन आप पढ़ सकते हैं और इसको आप फॉलो कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं जो बता रहा हूं उसको बहुत ध्यान से सुनना, मैं कुछ लिखवा नहीं रहा आपको, बस यहीं से आंसर निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना।
मैंने कहा कि कैथी की उम्र एनी की उम्र मेरे को नहीं पता, तो मैंने एज ऑफ एनी इज इक्वल टू एक्स ईयर मान लिया। सिंपल है, एज ऑफ एनी इज इक्वल टू एक्स ईयर, और एज ऑफ बीजू जो है वो वाई ईयर। इतना मान सकते हैं आप। क्या माना मैंने एनी की एज को एक्स मान लिया और बीजू की एज को वाई मान लिया। इन दोनों के बीच का डिफरेंस 3 साल है। मुझे नहीं पता कि कौन बड़ा है, तो मैं क्या करता हूं, पहले एनी को बड़ा ले लेता हूं। पहले ऑप्शन के अंदर यहां लिख लेता हूं केस फर्स्ट, है ना। एनी को बड़ा ले लेते हैं। एनी को बड़ा लेंगे तो एनी की एज में से बीजू की एज जो हटाएंगे, यानी कि x माइनस का y, तो आंसर कितना आएगा? आंसर आएगा हमारे पास 3 साल। पहली इक्वेशन बन के तैयार। मैंने पहले केस में एनी को बड़ा रखा है, दूसरे केस में मैं बीजू को बड़ा कर लूंगा। फिलहाल इतना कर लेते हैं। अब एनी की एज है x साल, तो एनी की दुगनी एज के उसके पिताजी धर्म है। तो अगर एनी की एज x ईयर है तो धर्म की एज कितनी होगी? वो होगी 2x ईयर। बिल्कुल सिंपल बात है ना, बिल्कुल सिंपल है। दोगुनी एज के उसके फादर है, ठीक है। अगर मैं आपको इसका उल्टा क्वेश्चन करता हूं, चलो मैं इस पे संख्या रखता हूं। मैं क्या करता हूं, मैं कहता हूं एनी की एज जो है, एनी की एज इस समय है आपकी यहां पर 15 साल, 15 ईयर मान लिया। एनी की एज 15 साल है, तो एनी के पिताजी की एज कितनी है? तो आप कहेंगे सर एनी के पिताजी की एज है 15 मल्टीप्लाई बाय, तो यानी कि 30 ईयर। 30 ईयर के एनी के पिताजी है। बिल्कुल क्लियर है कि नहीं है? बिल्कुल क्लियर है। अगर मैंने आपसे ये कहता कि ये उसका उल्टा करता, मैं कहता उसके फादर की एज, फादर की एज जो है वो 30 साल है। सब सुनने की कोशिश करना। यहां पर मैं कह रहा हूं फादर की एज जो है 30 साल है, और एनी की एज बताइए, जबकि फादर 2 गुना है। इस बार भी पिताजी जो है वो 2 गुने उम्र के ही हैं। सेम सिनेरियो है, बस एज किसकी दे रखी है? एज दे रखी है फादर की। अगर जिसकी एज दे रखी है और वो ही 2 गुना है, 2 टाइम्स वो ही 2 गुना है, तो आप सामने वाले की एज जब निकालोगे तो 30 अपॉन में 2 कर देंगे। यानी कि बिल्कुल सीधी सी बात है कि अगर एनी जो है वो एज में x ईयर है या 15 साल है, उसके फादर की एज 2 गुनी है, 2 टाइम्स का मतलब हो गया कि वो 30 साल का है। दूसरे केस में मैं बोल रहा हूं अगर उसके फादर की एज कितनी है? 30 साल है, और 2 गुना उसका फादर ही है। फादर की एज भी दे रखी है और फादर ही 2 गुना है, ये दे रखा है, तो एनी की एज कितनी होगी? हाफ हो जाएगी, हाफ। अगर मैं आपसे 2 गुना बड़ा हूं तो आप मुझसे आधे छोटे हैं। बहुत सिंपल है कि नहीं है? ठीक है। तो ये बात को समझते हुए हम आगे बढ़ते हैं। ये बात समझनी पड़ेगी। देखो प्रैक्टिकल बात है और इजी है। देखो अब अगर आप समझेंगे नहीं, कोशिश नहीं करेंगे तो समझ में नहीं आएगी। प्रैक्टिकल जरूर है, लेकिन ये बहुत ही कॉमन बात है, कौन किसके कितना दुगना है। अब यहां पर इन्हें दूसरी सिचुएशन बोली है। यहां बोलिए जो बीजू है वो कैथी से 2 गुना है। कौन 2 गुना है? बीजू। बीजू कितना है? 2 गुना। किससे? कैथी से। बीजू की एज कितनी है? वाई। तो कैथी की कितनी होगी? कहीं कैथी उससे छोटी होगी ना, आधी छोटी होगी, आधी। अगर इसकी एज दे रखी है तो कैथी की एज हो जाएगी, एज ऑफ कैथी इज इक्वल टू वाई अपॉन 2। बात समझ में आती है? अगर इसने कहा है बीजू जो है वो 2 गुना है अपनी सिस्टर से, तो उसकी सिस्टर कितनी होगी? आधी होगी। तो बीजू की एज दे रखी है वाई, तो उसकी सिस्टर की हो जाएगी वाई बाई 2। अब यहां पर धर्म जिसकी एज कितनी है? 2x। अब यहां पर कैथी जिसकी एज कितनी है? वाई बाई 2। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 30 साल। भाई जरा सोचिए, आपका एक दोस्त है जो आपसे 3 साल बड़ा है या छोटा है। आपके पिताजी की उम्र और आपके दोस्त की छोटी बहन की उम्र, उनमें से बड़ा कौन होगा? क्या आपके दोस्त की छोटी बहन बड़ी होगी या आपके पिताजी बड़े होंगे? ऑब्वियस सी बात है, आपके पिताजी बड़े होंगे। कोई सा भी केस हो, मेरे से 3 साल बड़ा दोस्त होगा, उसकी आधी उम्र की बहन, आधी उम्र की बहन, और मेरे पिताजी की उम्र, तो मेरे पिताजी बड़े होंगे। मेरे से 3 साल छोटा मेरा दोस्त होगा और उससे छोटी उसकी बहन और मेरे पिताजी की उम्र, तो मेरे पिताजी की उम्र ही बड़ी होगी। तो हर कंडीशन में यहां पर पिताजी की उम्र जो है वो बड़ी ही आएगी। जनरली भी आप समझ सकते हो, तो मैं भी बड़ा लिखूंगा। 2x को मैं आगे लिखूंगा, माइनस का y बाई 2 को पीछे लिखूंगा, घटाऊंगा, और बराबर में 30 लिखूंगा। आप एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा 4x माइनस वाई। इस 2 की मल्टीप्लाई करा दीजिए यहाँ एलसीएम लेने के बाद, 60 आ जाएगा। एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब स्टूडेंट इन दोनों को सॉल्व करने का काम आपका है। देखिए मैंने आपको यहां तक करा दिया है। अगर आपने ये एक्सरसाइज कंप्लीट देखी है, अगर ये चैप्टर कंप्लीट देखा है, तो आप ये एक्सरसाइज भी, ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे। इन इक्वेशंस को सॉल्व करना आपके लिए कठिन नहीं है। नहीं देखा है तो पहले आप देख लीजिए कैसे सॉल्व करते हैं। आपको 3 एल्जेब्रिक मेथड बताए हैं। पहला मेथड कौन सा है? पहला मेथड सब्स्टिट्यूशन, दूसरा एलिमिनेशन मेथड, तीसरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। एलिमिनेशन से करोगे ज्यादा आसान रहेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। दूसरा भी तो केस हो सकता है। अब दूसरा क्या केस हो सकता है? देखो दूसरे केस के अंदर मैं आपको बताऊं, केस सेकंड, यहां पर लिख देता हूं मैं,
केस सेकंड। तो केस सेकंड के अंदर हो सकता है कि बीजू जो है वो बड़ा, क्योंकि इसके बारे में ये नहीं बताया बड़ा कौन है, इसमें बोला है इसे डिफर। डिफर का मतलब होता है डिफरेंस इन दोनों का। तो हो सकता है कि y बड़ा हो और x छोटा हो, यानी कि y बड़ा, y यानी कि बड़ी संख्या तो आगे लिखी गई और x छोटी बराबर में 3। ये पहली इक्वेशन। और दूसरी इक्वेशन तो वही रहेगी। मैंने फिर बोला दूसरी इक्वेशन में धर्म की एज यानी कि फादर की एज, जो एनी के फादर है वो बड़े ही रहेंगे चाहे केस कैसा भी हो। तो इसका मतलब पहली इक्वेशन जो मैंने बनाई है, अब दूसरी इक्वेशन में क्या हो जाएगा 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 60। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। आप इसे जल्दी से सॉल्व कर लीजिए। मैं इसको शॉर्टकट में सॉल्व कर सकता हूं, वैसे मैं आपको दिखा देता हूं सॉल्व करके। वैसे तो आप पूरा करेंगे तरीके से, अगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स को पेपर देना तो शॉर्टकट। ये देखो प्लस माइनस वाई ये कट गया, ये आ जाएगा माइनस का 3x इज इक्वल टू, इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस का 57। सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 3 कम 3 3 27 19। तो x की वैल्यू आ गई 19 और x की वैल्यू उठा के यहां रखेंगे 19, तो ये आ जाएगा आपके पास 19 में से 3 गया तो कितना बचा, y की वैल्यू आ जाएगी 3 गया तो 16। लो जी, x और y की वैल्यू शॉर्टकट निकाली। देखो मैंने, आप भी कर सकते हैं लेकिन अभी आप शॉर्टकट नहीं जानते तो आप भाई वही चीज है जो एक्सप्लेनेशन अच्छे से आता था शॉर्टकट भी कर लोगे। 19 और 16 यानी कि इसका आंसर आएगा एनी की एज जो है वो 19 है और उससे 3 साल छोटा बीजू है जिसकी उम्र कितनी है 19, भाई 19 लिखना है। और उससे 3 साल छोटा बीजू है जिसकी एज 16 है। ये आ गए आपके आंसर्स एक केस में। दूसरे केस में ये भी तो आंसर हो सकता है कि आप इस तरीके से करें, तो इस तरीके से करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये कट ही चुका है, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास प्लस माइनस, ये हो जाएगा माइनस का 3x प्लस का हो जाएगा, ये आ जाएगा 63 और ये कट जाएगा 3 दूनी 21 आ जाएगी x की वैल्यू 21। और अगर x की वैल्यू 21 है, 21 और 3 24, तो यहाँ पर आ जाएगा दूसरा केस। तो उसमें क्या हो जाएगा भाई, उसमें यहाँ पर एज जो है 21 आ जाएगी और यहाँ पर इसकी 24 आ जाएगी। यानी कि 21 और 24 भी एज बन रही है, तब भी कंडीशन फॉलो हो रही है, और 19 और 16 भी एज बन रही है। आप इसे सॉल्व करेंगे। मैंने आपको सबसे इंपॉर्टेंट वाला काम बताया कि आपको यहाँ पर पढ़ के इक्वेशन बनानी है। और जिस भी स्टूडेंट को सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है या नहीं हो पा रहा है वो मुझे मैसेज करके बता दे, तो मैं आपको इसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर दूंगा। आसान है इसका सॉल्यूशन तो। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जल्दी से इसको कंप्लीट करें अच्छे से, प्रॉपर तरीके से आंसर आपके सामने ये निकाल के दिखाएं और फिर उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में कहता है वन सेज, एक जने ने कहा गिव मी 100, मेरे को 100 रुपए दीजिए। फ्रेंड मतलब कि अपने दोस्त को बोल रहा है कि दोस्त मुझे 100 रुपए दीजिए। आई शैल देन बिकम ट्वाइस एज रिच एज यू। समझ में आ रहा है क्या बोला उस लड़के ने? देखो मैं बताता हूं, ये है वो लड़का, बड़ा सियाना है, ठीक है ना। इसने अपने दोस्त से बोला, ये इसका दोस्त है, थोड़ा मोटा है, और इसने अपने दोस्त से बोला है, और क्या बोला है कि मुझे 100 रुपए दीजिए, मुझे दीजिए 100 रुपए। ये पहुंचे यहां से यहां तक 100 रुपए, और 100 रुपए जैसे ही पहले वाले के पास पहुंचे, इसका नाम है वन सेज, है ना, इसका नाम रख देते हैं अदर, है ना, वन एंड अदर। तो एक जने ने यानी पहले ने बोला कि दोस्त मुझे 100 रुपए दीजिए, और अगर आप मुझे 100 रुपए देंगे तो मैं क्या बन जाऊंगा, मैं आपसे 2 गुना रिच हो जाऊंगा। आपके पास जितने पैसे उससे दुगने पैसे मेरे पास होंगे, 2 टाइम्स। ओके, तो उसका दोस्त तो बड़ा सियाना था, देखने में भी मोटा सा लग रहा है। वो कहता है द अदर रिप्लाई, और दूसरे वाले ने रिप्लाई ये किया, इफ यू गिव मी 10, आप सिर्फ मुझे 10 रुपए भी देंगे ना, 10 रुपए, कहता है आई शैल 6 टाइम्स एज रिच एज यू। समझ में आ रहा है कितना सियाना है? कह रहा है कि यहां पर मैं 6 टाइम्स हो जाऊंगा। 6 टाइम्स का मतलब 6 गुना अमीर हो जाऊंगा आपसे। ठीक है, कहता है टेल मी व्हाट इज द अमाउंट ऑफ देयर रेस्पेक्टिव कैपिटल्स। उनके पास कितने पैसे होंगे। कैपिटल मतलब हिंदी में कहते हैं पूंजी, यानी पैसे कितने होंगे। कहता है आप इसे बताइए। तो इसमें नाम बता रखा है, इसमें है ना, नाम तो दे रखे, इसमें नाम की जरूरत नहीं। यहां पर मैं बात कर लेता हूं, लेट कर लेता हूं पहले वाले की कैपिटल। द कैपिटल ऑफ फर्स्ट फ्रेंड या फर्स्ट वन इज x। पहले वाले की कैपिटल x है, दूसरे वाले की कैपिटल y। मैंने मान लिया अपनी तरफ से x होगा। अब ध्यान से समझना जो मैं बताने जा रहा हूं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। पहले मैंने कहा x लिख देते हैं यहां, y लिख देते हैं यहां। अब देखो पहला केस क्या कहता है। पहला केस ये कहता है, केस फर्स्ट, वो ये कहता है कि जो दूसरा वाला है जिसके पास y रुपीस थे, उसने अपने पैसों में से 100 रुपए इसे ट्रांसफर करे। तो देखो इसमें से तो 100 रुपए कम हो जाएंगे और इसके पास 100 रुपए जुड़ जाएंगे।
भाई सीधी सी बात है, 100 रुपए ट्रांसफर कर दिए उसने, अपने पैसे उसे दे दिए, उसके पैसे कम हो जाएंगे और उसके दूसरे वाले के, पहले वाले के बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब मेरे को इन दोनों को बराबर करना है। क्या करना है? बराबर। जैसे ही इसने अपने 100 रुपए इसे दिए, पहला वाला जो उसका दोस्त था वो 2 गुना अमीर हो चुका है। यानी कि इसने 100 रुपए दिए, इसके में से पैसे कट गए, सामने वाले के में जुड़ गए, अब ये 2 गुना अमीर हो चुका है। मुझे इन दोनों को बैलेंस करना है, बराबर करना है। तो मैं 2 की गुणा किसके साथ कराऊंगा? भाई जिसके पास कम पैसे हैं उसके साथ 2 की गुणा करा दीजिए, ताकि दोनों के पैसे बराबर हो जाए। बात समझ में आती है? ये तरीका मैंने बताया था। ओके, जब इसे सॉल्व करेंगे, इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, तो क्या मिलेगा हमें? सॉल्व करने का काम आपका है, 2 की मल्टीप्लाई यहां कराइए, तो और एक तरफ लेके जाइए सभी को, तो आंसर हमारा आएगा x माइनस का 2y, और ये है 100, ये है माइनस का 200, तो प्लस का 300 इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब केस सेकंड की बात कर लेते हैं। चलो केस सेकंड समझते हैं। मेरे पास यहाँ x है, यहाँ y है। अब सेकंड वाले केस में क्या बोला था कि अदर जो था, उसका सामने जो फ्रेंड था, उसने कहा मुझे सिर्फ 10 रुपए दीजिए। तो 10 रुपए देने का मतलब इसने अपनी अपनी कैपिटल में से, अपने पैसों में से 10 रुपए कम कर दिए और इसके 10 रुपए बढ़ गए, क्योंकि इसने अपने पैसे उसे दे दिए। ऐसा करने पर क्या हुआ? ऐसा करने पर ये दूसरा वाला जो व्यक्ति है 6 गुना अमीर हो गया। 6 गुना अमीर का मतलब कि जब मेरे को इसे बराबर करना पड़ेगा तो 6 से गुना किसकी करनी पड़ेगी? पहले वाले के साथ, ताकि न्यूमेरिकली दोनों की डिजिट्स इक्वल हो जाए। ठीक है, जब इसे सॉल्व करेंगे और एक तरफ लेके आएंगे तो आ जाएगा 6x माइनस का y माइनस का 60 और माइनस का 10, तो माइनस का 70। देखो थोड़ा शॉर्टकट किया है मैंने, अगर कैलकुलेशन को आगे पीछे हुई है तो आप चेक कर लेना। अदरवाइज ये हमारा फाइनली 2 इक्वेशंस है, ये पहली इक्वेशन है, ये दूसरी। दोनों को सॉल्व करके एक्स वाई की वैल्यू निकालेंगे। आपका काम है, जल्दी से करिए, फिर उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3, और आई नो कि आपको ये बहुत चैलेंजिंग और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस लग रहे हैं। जो स्टूडेंट्स को मैथ्स थोड़ी सी अच्छी नहीं लगती वो तो परेशान हो सकते हैं, लेकिन कब? जब इसका सॉल्यूशन अवेलेबल नहीं है और मैं इसे सॉल्व करा रहा हूं। आप देखिए और देखिए क्या नया नया टाइप हो सकता है इस चैप्टर में। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन को क्या कहता है, इसमें कहता है अ ट्रेन कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। कहता है एक ट्रेन जो है कवर करती है एक पार्टिकुलर डिस्टेंस एक यूनिफॉर्म स्पीड से। इफ द ट्रेन वुड हैव बीन 10 किलोमीटर पर आवर फास्टर, यानी कि उसकी स्पीड अगर बढ़ जाए, इट वुड हैव टेकन 2 आवर्स लेस, तो उसे 2 घंटे कम समय लगता है। सीधी सी बात है भाई, अगर ट्रेन तेज चलेगी तो 2 घंटे पहले पहुंच जाएगी ना। कहता है द स्केड्यूल टाइम, जो उसका टाइम था उससे कम। कहता है एंड इफ द ट्रेन वर स्लोअर बाय 10 किलोमीटर पर आवर, अगर ट्रेन आहिस्ता आहिस्ता चलती है, 10 घंटे प्रति घंटे की स्पीड से कम चलती है, स्पीड कम कर लेती है, इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर देन द स्केड्यूल टाइम, यानी कि जो उसका स्केड्यूल टाइम है उससे 3 घंटे ज्यादा लग जाते हैं, लेट हो गई ना भाई ट्रेन। कहता है फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन, अब डिस्टेंस निकालिए। तो देखो यहां पर किस चीज में चेंजेस हो रहे हैं, वेरिएबल कौन है? एक तो स्पीड है, क्योंकि स्पीड यहां पर देखो फास्टर हो रही है, स्लो हो रही है स्पीड, और एक उसका स्केड्यूल टाइम जो है वो घट और बढ़ रहा है। डिस्टेंस तो उतना ही है, फिक्स्ड है। तो यहां पर आप क्या करिए, एक स्टेशन ए ले लीजिए, एक स्टेशन बी ले लीजिए, और स्टेशन ए से स्टेशन बी पे जाने पे एक तो डिस्टेंस है जो फिक्स है, ये तो बढ़ेंगे घटेंगे नहीं, लेकिन स्पीड जो है, जो आपकी स्पीड है, ठीक है ना, वो स्पीड बढ़ेगी भी और घटेगी भी। यहां पर इसने बोला है जो स्पीड है पहले बढ़ रही है फास्टर और फिर कम हो रही है। तो आप स्पीड को लेट कर लीजिए x किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर पर आवर स्पीड लेट कर ली। उसके बाद जो इसमें स्केड्यूल्ड टाइम है, यहां पर आप लिखेंगे स्केड्यूल्ड टाइम, वो भी बढ़ और घट रहा है, तो आप लिखिए y आवर्स, यानी कि जो एक स्केड्यूल टाइम है वो y आवर्स है। इसका मतलब ये हुआ कि स्पीड आपकी बढ़ रही है और घट रही है, और यहां पर ये यूनिफॉर्म स्पीड मान के चलिए, इसे आप स्पीड की जगह यूनिफॉर्म स्पीड इसने बोला है, तो एक सर्टेन स्पीड कहते हैं इसे यूनिफॉर्म स्पीड। तो यूनिफॉर्म स्पीड x किलोमीटर पर आवर है और स्केड्यूल टाइम जो है y किलोमीटर। आपको पता है स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो आपको पता है कि स्पीड इनटू टाइम क्या होगा? डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम होता है, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर मुझसे डिस्टेंस पूछ रहा है क्वेश्चन में, तो इसका मतलब ये पूछ रहा है कि x और y की वैल्यू निकालिए, x और y की मल्टीप्लाई कर दीजिए, स्पीड बराबर x टाइम बराबर y। अगर इन दोनों की गुणा करा देंगे हमारा आंसर आ जाएगा। लास्ट में यही तो पूछा है। लेकिन इससे पहले इसने कुछ कंडीशंस दी हैं, उन कंडीशंस को समझने की कोशिश करते हैं। पहली कंडीशन, यानी कि केस
फर्स्ट क्या कहता है, केस फर्स्ट कहता है द स्पीड जो है ना ट्रेन की वो 10 किलोमीटर बढ़ जाती है। देखो पहले स्पीड कितनी थी, x थी, अब बढ़ गई 10 किलोमीटर। उसके बाद कहता है उसका टाइम जो है वो 2 घंटे कम हो जाता है। पहले टाइम कितना था y, कम कितना हो गया 2 घंटे। अब अगर मैं स्पीड की मल्टीप्लाई टाइम से करा दूं, देखो यहाँ पे गौर से देखो, स्पीड की मल्टीप्लाई टाइम से करा दूं तो क्या निकल के आता है, डिस्टेंस निकल के आता है। और डिस्टेंस तो हमें पता है इस पूरे के पूरी जर्नी का डिस्टेंस तो सेम है। कितना डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस। तो इसे बराबर रख देंगे हम एक्स वाई के, डिस्टेंस के। अब सॉल्व करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा एक्स वाई, इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 2x, यहां पर मल्टीप्लाई वाई की कराएंगे तो प्लस का 10y, और यहां पर माइनस का 20 इज इक्वल टू, और इसे लेफ्ट में ले आइए तो फाइनली आपके सामने जो होगा माइनस का एक्स वाई हो जाएगा, ये माइनस का एक्स वाई बराबर 0। तो आप देखेंगे गौर से एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो गया, आंसर आया हमारे पास माइनस का 2x प्लस का 10y माइनस का 20 इज इक्वल टू 0 इज द फर्स्ट इक्वेशन। चाहो तो -2 से डिवाइड भी कर सकते हो, छोटी बना दोगे इक्वेशन, या फिर यही इक्वेशन सही है। अब चलते हैं हम केस सेकंड के पास। केस सेकंड कितना आसान हो गया आप समझना। देखिए कहता है अगर, कहता है एंड इफ द ट्रेन वाज स्लोअर बाय 10 किलोमीटर पर आवर, यानी कि जो उसकी स्पीड पहले थी यूनिफॉर्म स्पीड, उसमें आपने कम कर दिया 10 किलोमीटर, और कहता है तो टाइम लगेगा 3 घंटे ज्यादा। तो पहले टाइम कितना लगता था y घंटे, अब कितना लगेगा 3 घंटे ज्यादा, 3 घंटे ज्यादा, +3 कर देंगे तो यहां पर +3 कर दिया। अब जो भी सॉल्व करके आएगा, ये स्पीड हो गई, स्पीड कम हो गई, टाइम है, टाइम बढ़ गया, इज इक्वल टू जो भी आएगा वो डिस्टेंस ही तो होगा यहां से यहां तक की दूरी, और वो दूरी आपको दे रखी है एक्स वाई, तो एक्स वाई इसके बराबर में रख देंगे। तो अब इसे सॉल्व करेंगे वही सेम प्रोसेस से, आप एक्स की मल्टीप्लाई करा दीजिए वाई के साथ तो एक्स वाई आ गया, फिर प्लस का 3x माइनस का 10y और माइनस का 30 माइनस का, इसे भी इधर ले आइए, एक्स वाई इज इक्वल टू 0। आप देखेंगे तो एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो गया, बचा 3x माइनस का 10y माइनस का 30 इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। तो स्टूडेंट्स आप जल्दी से फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को बाय यूजिंग द एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करके दिखा दीजिए। इसे और छोटा करना है तो आप 2 से यहां भी डिवाइड कर दीजिए और 3 से यहां डिवाइड कर दीजिए, छोटा हो जाएगा क्वेश्चन। आप चाहे तो वैसे भी कर सकते हैं, क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, करके दिखाइए। उसके बाद फिर हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, वो भी सेम इसी जैसा है, पहले इसे करिए देन अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल डिफरेंट लगेगा पढ़ने में, पढ़ लेते हैं एक बार फिर इसको समझने की कोशिश करते हैं क्या कहता है ये क्वेश्चन में। कहता है द स्टूडेंट्स ऑफ अस क्लास आर मेड टू स्टैंड इन रो। कहता है एक क्लास के स्टूडेंट्स रो में खड़े हुए हैं, ठीक है। कहता है इफ 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन अ रो देयर वुड बी 1 रो लेस, इफ 3 स्टूडेंट्स आर लेस इन अ रो कहता है देयर वुड बी 2 रोज मोर। देखो ये स्टूडेंट्स ध्यान से समझना, इसे कितना ही दिमाग लगा लो प्रैक्टिकली समझ में नहीं आएगा ये। चलो प्रैक्टिकली समझने से पहले इसको ये समझते हैं कि इसमें है क्या चीज, प्रैक्टिकली भी मैं जरूर समझाऊंगा लास्ट में, ठीक है ना। ये कह रहा है कि एक रो है और एक रो के अंदर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, तो रो कम और ज्यादा हो रही है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम और ज्यादा हो रहे हैं। जैसे कि मान लो मैंने कहा 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, मैंने कहा ये है। देखो यहां पर रो क्या है, यहां पर ये रो है फर्स्ट रो में ऐसे खड़े हैं, है ना। ये है आपके पास सेकंड रो, ये है थर्ड रो। आप ऐसे भी देख सकते हो, आप ऐसे भी रो देख सकते हो, मर्जी आपकी चलेगी, ठीक है। फिलहाल मैंने कहा इस तरीके से रो को देख लिया आपने। 3 रो है, एक रो में कितने स्टूडेंट्स है, तो गौर से देखेंगे स्टूडेंट्स, ये है एक रो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ रो इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, 6 स्टूडेंट्स है। टोटल 3 रो है, रो जो है वो 3 है, नंबर ऑफ रोज है ना 3 है, और एक रो में 6 स्टूडेंट्स है। तो देखो नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये कितना हो जाएगा, 3 रो है और नंबर ऑफ स्टूडेंट एक रो में 6 स्टूडेंट है, तो कितना हो गया 6 या 18। टोटल स्टूडेंट्स 18 है, गिन सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो आपको क्या समझ में आया, टोटल जो स्टूडेंट्स हैं वो उतने ही रहेंगे। अब कोई कहीं भी जाके खड़ा हो जाए, जैसे कि मान लो यहाँ पे मैंने इसे कहा कि 3 स्टूडेंट यहाँ पर आ गए 1 2 3, ये तीनों स्टूडेंट यहाँ आ गए 1 2 3, तो क्या हो गया, एक रो के अंदर नंबर ऑफ जो स्टूडेंट्स है वो बढ़ गए और जो नंबर ऑफ रोज है वो आपकी कम हो गई, 3 की जगह 2 हो गई। तो यानी कि नंबर ऑफ रोज कम ज्यादा भी होंगी और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी कम ज्यादा होंगे, लेकिन टोटल स्टूडेंट तो 18 ही रहेंगे। अगर ये तीनों उठ के यहाँ पर आ गए तो भी गिनेंगे तो 18 ही होंगे ना, एक रो के अंदर 9 फिर दूसरी रो के अंदर 9,
तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स उतने ही है, बस अलग अलग तरीके से आपको क्लास के अंदर लाइंस अरेंज करनी है। सिंपल सी बात है। अब आपको समझना है यहाँ पर कि यहाँ पर चेंजेस क्या हो रहे हैं। चेंजेस हो रहे हैं नंबर ऑफ रोज में और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में। आप लिखो लेट, क्वेश्चन नंबर 4 है ये। आप लिखेंगे लेट नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू एक्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ रो, एक रो में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू वाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इससे क्या बोला, ध्यान से समझो। कहता है 3 स्टूडेंट्स जो हैं आर एक्स्ट्रा इन ए रो, यानी कि स्टूडेंट्स बढ़ गए एक रो में। तो पहले स्टूडेंट्स कितने थे, वाई थे, 3 बढ़ गए, ठीक है। कहता है देयर वुड बी 1 रो लेस, तो पहले रो कितनी थी, एक्स, एक कम हो गई। तो 3 स्टूडेंट बढ़ गए, एक रो कम हो गई। रो की मल्टीप्लाई नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के साथ कराएंगे तो इज इक्वल टू कितना आएगा, तो भैया टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आएंगे। यहां पर लिख लेना टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू एक्स वाई, तो अगर मैं इनकी मल्टीप्लाई कराऊंगा तो एक्स और वाई की मल्टीप्लाई में, आपको अभी बताया मैंने, देखो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ रो, आप इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल। आप अपने क्लास में बच्चों को खड़ा करके देखिए, सीधी सीधी लाइन में खड़ा कर दीजिए और उसके बाद गिनिए एक लाइन में कितने बच्चे हैं। मान लीजिए एक लाइन में 10 बच्चे हैं और टोटल लाइन कितनी लगी हुई है, मान लीजिए 5 लाइन लगाइए, तो कितने बच्चे हो गए, 10 मल्टीप्लाई बाई 5, तो मैंने वही किया, एक्स मल्टीप्लाई बाई वाई, ठीक है। अब इसे सॉल्व करेंगे, अभी मैंने बताया एक्स वाई की मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस का 3x हो जाएगा, माइनस का y हो जाएगा, माइनस का 3 इज इक्वल टू, ये इधर ले आइए तो इज इक्वल टू लिखने की जरूरत नहीं होगी, माइनस हो जाएगा। तो माइनस का कितना हो जाएगा, एक्स वाई इज इक्वल टू 0, और ये यहाँ से कैंसिल हो गया और जो भी बचा ये फर्स्ट इक्वेशन है। देखो क्या बचा, 3x माइनस का y माइनस का 3 बराबर 0, ये फर्स्ट इक्वेशन है, इसे लिख लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट इक्वेशन, नेक्स्ट केस की बात करते हैं। तो नेक्स्ट केस सेकंड जो है, ये केस फर्स्ट था। क्या कहता है इफ 3 स्टूडेंट्स आर लेस इन अ रो, यानी कि एक रो में 3 स्टूडेंट्स कम है, पहले कितने थे अब कम हो गए, ठीक है। कहता है देयर वुड बी 2 रोज मोर, यानी कि आपका यहाँ पर 2 रोज बढ़ गए, तो कितने हो जाएंगे यहाँ पर टोटल एक्स वाई, ऑब्वियस सी बात है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो इतने ही रहेंगे ना। आप मल्टीप्लाई कराइए तो हो जाएगा एक्स वाई माइनस का 3x प्लस का 2y माइनस का 6 और माइनस का एक्स वाई और इज इक्वल टू 0। जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये कट गया है आपके सामने और जो भी बचा ये सेकंड इक्वेशन है। दोनों को सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, दोनों को आप सॉल्व करेंगे, आपका काम है ये सॉल्व करना, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देखो 3x प्लस का है, 3x माइनस का है, कट जाएगा, y और y आ जाएगा, y और ये हो जाएगा आपके पास आपका 6 3, तो 9 आ रहा है भाई, बहुत आसान है, 9 आ रहा है। y की वैल्यू 9, y की वैल्यू 9 उठा के रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, और 12 डिवाइड बाई 3 तो कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा। x इज इक्वल टू 4, 9 चौक 36, टोटल 36 स्टूडेंट्स हैं। तो इसने क्या बोला है, देखो ध्यान से समझना। आपको कहा गया है रो जो है वो 4 है, देखो मैं करके दिखाता हूँ आपको यहाँ पर, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36, ये समझ लो ऊपर से देख रहे हो ये बच्चों के टकले दिख रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर आपके सामने ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो है, ये फोर्थ रो है, तो 4 रो है। अब 4 रो को मैं सॉल्व करके दिखाता हूं इसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट जनरल कनेक्टिविटी नहीं समझते। अभी समझाता हूं, देखो क्या कहता है 3 स्टूडेंट जो है एक्स्ट्रा है रो में, 3 स्टूडेंट एक्स्ट्रा है रो में, तो कहता है एक रो कम हो गई, ठीक है। मैंने कहा ये लास्ट वाली रो जो थी ना, ये वाली लास्ट वाली रो जिसमें 9 बच्चे खड़े हुए हैं, इसमें से 3 बच्चे उठाए, यहाँ लगा दिए 1 2 3, इनमें से 3 बच्चे और उठाए और यहाँ लगा दिए 1 2 3, और 3 बच्चे उठाए यहाँ लगा दिए 1 2 3। अब ये वाली रो खत्म हो चुकी है, ये लो जी मैंने इस रो को खत्म कर दिया, ये रो खत्म हो चुकी है क्योंकि सारे बच्चे उधर खड़े हुए हैं। अब एक रो में देखो 3 बच्चे एक्स्ट्रा आ गए, इसका मतलब टोटल बच्चे जो 9 थे अब 12 हो गए, और रो जो है वो एक खत्म ही हो चुकी है, 3 रो रह गई, पहली कंडीशन ओके। और अगर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बात करेंगे तो अब 12 या 36 ही बच्चे आएंगे, बच्चे तो 36 ही रहेंगे, पहले कितने थे 9 चौक 36, 9 गुणा में 4, अब 12 या 36। अगर कहता है सेकंड वाले में कहता है 3 स्टूडेंट आर लेस इन अ रो, यानी कि कम हो जाते हैं। चलो इसकी बात को अभी यहाँ पर हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं, जितना था उतना ही था, ये तो थी पहले से ही है ना,
ये तो पहले से ही था हमारा आंसर। अब हमने कहा कि हमने क्या किया है, हमने 3 स्टूडेंट कम कर दिए हर एक रो में से, 3 स्टूडेंट्स कम। तो देखो 3 स्टूडेंट्स कम कर देते हैं, ये देखो हर रो में से मैंने 3 स्टूडेंट्स कम कर दिए। ओके, तो ये 3 स्टूडेंट्स कम करे तो कहाँ गए भाई, ये तीनों को और इन तीनों को उठा के कह दिया आप इधर आ जाओ भाई, इधर लाइन में लग जाओ। 3 इधर से उठा लिया, 3 इधर से उठा लिया। ओके, तो ये एक नई रो बन गई, 4 तो थी, 5वीं रो बन गई। उसके बाद फिर उसके बाद 3 और 3 स्टूडेंट, 6 स्टूडेंट यहाँ पर भी है। 3 स्टूडेंट पहले इस वाली रो से उठाए और 3 वाले स्टूडेंट यहाँ से, तो ये आ जाएगा आपके पास R6। इसका मतलब क्या हो गया, देखो गौर से देखो, 3 स्टूडेंट यहाँ से तो हट ही गए ना, 3-3 करके हटा दिया हर रो में से। तो अब हर रो के अंदर कितने स्टूडेंट्स हैं, 6 स्टूडेंट्स हैं। और आप देखेंगे नंबर ऑफ रोज कितनी है, 6। तो 6 की मल्टीप्लाई 6 में करेंगे, 6 36, तब भी 36 ही आ रहा है। तो स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया, क्वेश्चन कठिन नहीं है, बस आपको करना है। अभी आपको मैंने सॉल्व करके बताना है, ये मैंने शॉर्टकट किया है। आपको ये इक्वेशंस दे रखी है, 2 इक्वेशंस आपके सामने, क्वेश्चन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, प्रॉपर तरीके से सॉल्व करिए एंड देन आंसर निकालिए। आई होप स्टूडेंट्स आपने ये क्वेश्चन कर लिया होगा और आपको समझ में भी आ गया होगा। अगर आपसे क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम हो रही है, अगर आपकी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो रही है, तो आप मेरा बैच ज्वाइन कैसे करेंगे, ये डिस्क्रिप्शन पे लिखा हुआ है। आपको ये क्वेश्चंस के कंप्लीट सॉल्यूशंस मिल सकते हैं, ठीक है ना। आप फिलहाल इसे करके खुद सॉल्व करें, मेरी जरूरत ना ही पड़े तो बेहतर है, आप बैच ज्वाइन ना ही करें तो बेहतर है, ठीक है ना। आप फिर भी करना चाहते हैं, आपको सीखने का मन है, तो वैसे मैंने तो प्रॉपर तरीके से सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि आपको क्वेश्चंस का, अगर क्वेश्चन का सॉल्यूशन अवेलेबल है और आपको ये बताया जाए कि भाई इसे कैसे करते हैं, तो बहुत आसान है, देख के आप भूल जाएंगे। लेकिन अगर आप खुद से निकालना सीख रहे हैं, खुद से क्वेश्चन बनाना सीख रहे हैं, तो ये कभी नहीं भूलेंगे, एग्जाम में आपके ही सबसे अच्छे नंबर आएंगे, ठीक है। अभी हम चलते हैं 5वें क्वेश्चन के पास। कहता है इन ट्रायंगल एबीसी, तो आपको पता है ट्रायंगल की बात कर रहा है, तो इसका मतलब इसके इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, एबीसी में इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है भैया, 180 डिग्री होता है, याद रखना। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 होता है, ये बात याद रखना। कहता है, ये सिचुएशन दे रखी है, बहुत आसान है ये तो क्वेश्चन। एंगल सी बराबर 3 एंगल बी बराबर में ट्वाइस ऑफ एंगल ए प्लस एंगल बी। हम क्या करते हैं, इनमें से हम ऐसी फॉर्म बनाते हैं कि एक एबीसी में से कोई एक फॉर्म बन जाए। जैसे कि देखो, मैं पहले इन दोनों को बराबर रख देता हूं, एंगल सी बराबर में 3 एंगल बी, बहुत सिंपल है। फिर मैं क्या करता हूं, इन दोनों को बराबर कर देता हूं, तो क्या हो जाएगा, 3 एंगल बी इज इक्वल टू 2 की मल्टीप्लाई करा देते हैं अंदर, तो हो जाएगा 2 एंगल ए प्लस का 2 एंगल बी, ठीक है। ये 2b जो है इधर आ जाएगा लेफ्ट में, 3 एंगल बी माइनस का 2 एंगल बी इज इक्वल टू 2 एंगल ए। आप इसे घटाएंगे, 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 एंगल बी बचेगा इज इक्वल टू 2 एंगल ए। आप इस 2 को डिवाइड में लेके आ जाएंगे, तो आ जाएगा एंगल बी अपॉन में 2 इज इक्वल टू एंगल ए। देखिए मैंने क्या किया, मैंने यहां से एंगल सी की वैल्यू निकाली इन द फॉर्म ऑफ एंगल बी, मैंने यहां से एंगल ए की वैल्यू निकाली इन द फॉर्म ऑफ एंगल बी, तो एंगल बी आ गया ना यहाँ पर। ये दोनों वैल्यूज उठा के यहां रखने वाले हैं, तो पहले तो हम लिखेंगे क्या, एंगल ए की वैल्यू। एंगल ए की वैल्यू कितनी है, देखो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। तो एंगल ए की वैल्यू देखो यहां से क्या मिल रही है आपको, एंगल बी अपॉन में 2। एंगल बी की जगह रहने दो, एंगल बी रहेगा। एंगल सी की जगह वैल्यू कितनी दिख रही है यहाँ पर, देखो ये देखो 3 एंगल बी, हर जगह एंगल बी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, बिल्कुल दिख रहा है। आप इसमें से एंगल बी को कॉमन ले लीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। एंगल बी बाहर आ जाएगा तो बचेगा 1/2 प्लस 1 प्लस का 3, और आप यहां से आंसर बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। एलसीएम ले लीजिए एंगल बी, और यहां पर आ जाएगा एलसीएम में 2, 1 प्लस 2 प्लस का 6 इज इक्वल टू 180। और जब इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 6 9, तो एंगल बी इंटू में 9/2 इज इक्वल टू 180। आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो एंगल बी की वैल्यू आ जाएगी 180 इंटू 2 डिवाइड बाई 9, ये हो जाएगा 9 दूनी 18, यानी कि आ जाएगा एंगल बी इज इक्वल टू 40 डिग्री। एंगल बी की वैल्यू 40 डिग्री आ गई। यहाँ जाते हैं, देखो क्या आया है, मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ, एंगल बी की वैल्यू आई है 40 डिग्री। एंगल बी, एंगल ए कितना होगा, ये रहा, एंगल ए की वैल्यू कितनी होगी भाई, 40 अपॉन में 2 हो जाएगी, यानी कि 20 डिग्री हो जाएगी एंगल ए। उसके बाद एंगल सी कितना होगा, ये रहा, एंगल सी इज इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू में 40, यानी कि 4 या 12, 120 डिग्री। ओके, और इन तीनों का सम कितना होगा, इन तीनों का सम होगा 180 डिग्री। तो स्टूडेंट्स को समझ में आ गया, क्वेश्चन आसान था, मैंने थोड़ा रैपिडली कराया, बट अब आप इसके जो है स्टैंडर्ड को मैच करोगे, क्योंकि आप पहुंच कहाँ गए हो, लास्ट एक्सरसाइज में। स्टूडेंट आज की क्लास में मैं 5 तक के क्वेश्चंस करा रहा हूं।
अगली क्लास में मैं छठे क्वेश्चन से कराऊंगा, आप इसे पहले कंप्लीट कर लीजिए। और छठा, सातवां और आठवां, ये 3 क्वेश्चन, क्योंकि सातवें के अभी 5 पार्ट्स बचते हैं अगर देखा जाए तो अभी ये बहुत लेंथी हो जाएगा। एक लेक्चर इतना लेंथी देखोगे तो बोर हो जाओगे। वैसे आप चाहें तो कोशिश कर सकते हैं, अगले लेक्चर में मैं इन तीनों क्वेश्चंस को कराऊंगा। 3 में भी ये एक क्वेश्चन के अंदर 5 पार्ट्स है, तो ये बहुत सारा हो जाएगा। तो आप इसे पहले खुद से ट्राई करना, देन उसके बाद मेरे वीडियोस को देखना और उससे सीख जाना। ओके स्टूडेंट्स, आज की क्लास यही फिनिश करते हैं।